इनफैक्ट बांग्लादेश के नुकसान से भारत को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 2.5 से 3,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एक्सपोर्ट का ये अनुमान आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि एक्सपोर्ट पर खास फोकस रखते हैं। ऐसी कुछ हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है। चीमा साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया है, वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिब चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हमने देखा मतलब इसी हफ्ते संडे और मंडे को, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ, नीचे आम आदमी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक और आर्मी चीफ तक और बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं। बट ये बातें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि ये बातें दुनिया की बाकी कंट्रीज में भी हो रही होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान है, वहां पे भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, या उनकी मीडिया को अगर मैं देखता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। प्रति महीना 3,000 करोड़ तक का भारत को फ़ायदा होने के जो है वो एनालिसिस लगाए जा रहे हैं। अभी तक में जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि प्रति महीना 3,000 करोड़ का फ़ायदा होगा सीधे भारत को। इसमें मेजरली जो टेक्स सेक्टर है वो है टेक्सटाइल का, वो है चाय पत्ती का, वो है अन्य इनसे रिलेटेड चीज़ों का, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर बांग्लादेश की यूएसपी मानी जाती थी पूरे दुनिया भर में। सिल्क हो, जूट हो, बाकी अलग चीज़ें हो, कॉटन हो, इन सब का जो है ज़बरदस्त माना जाता था। अब जो है वो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंडिया के अंदर जो है सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। इंडिया के अंदर इससे होगा क्या, और नई नौकरियां खुलेंगी, लेबर मजदूर से लेकर ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, सारे के सारे जो है वो पोर्टल खुलेंगे और जो है वो इंडस्ट्री सेटअप होंगी। क्योंकि अचानक से जो बूम आया, जो हम स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की जितनी लगभग कंपनियां, सबके प्राइस आसमान से बातें कर रहे हैं, इसी का नतीजा है। और जिस तरह से वहां पर अभी अनिश्चितताएं बनी हुई है, जो अनरेस्ट लगातार जारी है, उस कारण से जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट, उस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर अगर हर्ट होगी, तो हमारे भारतीय जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जो प्राइमरी एक्सपोर्ट पर बड़ा फोकस रखती हैं, वो आज आप देखिए तमाम जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वहां पर अच्छा खासा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए, और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त पे अगर देखा जाए, तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था, ये जो मूवमेंट चली थी, उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था क्रॉस कर रहे थे। भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा, और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए, ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज अ क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल, इस वक्त भारत अगर कोई, और डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट। इस वक्त देखा जाए तो भारत का पहला इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि किसी पॉपुलर रजीम को सपोर्ट करे, जो क्राइसिस है, दो लोगों को सेटिस्फाई कर सके। आपके सामने कीनिया की मिसाल है। इस वक्त कीनिया में हर काम उन्होंने, हर इंजेक्शन देने की कोशिश की है कीनिया का, बल्कि 2-3 पोजीशन उन्होंने अपोजिशन को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक एनर्जी मिनिस्ट्री, उन्होंने अपोजिशन लीडर को दी, फिर भी वहां से वो क्राइसिस रुक नहीं रहे। रहा होगा, मगर उतना नहीं, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यही कहा होगा कि यू मस्ट डील विद देम स्टर्नली, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। उनको ये लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है वो हाईजैक कर लिया गया है बाय जमाते इस्लामी, और जो वहां पे ये नारे लगे कि तुम कौन मैं कौन, रजाकार, तो दैट अर्थ द डिस्पेंसेशन। चूंकि जो शेख हसीना साहिबा है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनका जो इतिहास रहा है रजाकारों के साथ, वो काफी खराब रहा है। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। ये तो होता रहा है। मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया था कि उनको मार दिया गया, ठीक है ना? वो तो 3 साल के अंदर ही मारा उन्होंने पाकिस्तान, 75 में, 1975। आप जब 71 में अलग हो रहे हो, 75 में जिसने बनवाया उसको घुस के मार रहे हो, उसके परिवार को मार रहे हो।
बिल्कुल। तो कुछ तो गलत हुआ होगा, कुछ तो रॉन्ग है जो वो नहीं समझ पाए या आप नहीं समझ पाए। मिलिट्री टेक ओवर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश में भी समय समय पे मिलिट्री टेक ओवर होता रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने पहले संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बनाने की कोशिश की। वो एक अदृश्य फोर्स थी जो चाहती थी कि शेख हसीना गवर्नमेंट में आए और वो जो है बांग्लादेश को स्टीयर करे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने 50 मिलियन के करीब लोगों को पॉवर्टी से निकाला। बांग्लादेश का सारा ये जो ह्यूमन राइट्स इंडेक्स या इकोनॉमिक इंडेक्स या ये सब इंडेक्स, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत मैनिपुलेशंस रहती हैं, फिर भी अब ये यार्ड स्टिक तो वही है जो वेस्ट चलाता है कि भैया आपका डेवलपमेंटल इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, उसमें बांग्लादेश वाज ऑलवेज फेयरिंग बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान टेकन टुगेदर। हसीना वाजिब साहिबा है, वो आए, वो इख्तिदार को संभाले, और जमात इस्लामी के लोगों के साथ जो हुआ वो भी उनको पसंद नहीं था, क्योंकि आपको पता इन्होंने तो, शेख हसीना जी ने कुछ दिन पहले जमात इस्लामी को बैन ही कर दिया था। तो उनके अंदर में ये कॉन्सेप्शन था कि जमात इस्लामी ने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है, जो किसी हद तक सही भी था। तो इट वाज बोथ, एंटी इनकम्बेंसी भी था। डेमोक्रेटिकली आप 15 साल से बैठे हुए हो, लेकिन ये कि जिस तरीके से निकाला अनसेरेमोनियसली वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो आई भी उसी तरीके से। भाई जिस इलेक्शन में शेख हसीना जी आई थी उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। स्पेड है स्पेड। जब आप पावर का सोर्स लोगों को नहीं मानते हैं, जब आप मानते हैं कि सोर्स ऑफ पावर गॉड है, कोई इंसान नहीं है, तो आपका ये जो पॉलिटिकल पावर है ना, या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से भरोसा उठ जाता है। आप पॉलिटिक्स को फिर यू डोंट टेक इट एज सीरियस एज यू शुड। तो उसमें ये रहता है कि यार ये आदमी चोर है, मैं बेहतर हूं, मैं चोर हूं, वो बेहतर हूं। और पॉलिटिक्स एक जरिया है सिर्फ गवर्नमेंटल मैनेजमेंट का। पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रहती और पॉलिटिक्स से लोगों को बहुत ज्यादा एस्पिरेशन भी नहीं रहते। अब एनी सेन पर्सन क्या वो ये मानेगा कि पाकिस्तान की बर्बादी और कमी का सारा कारण सिर्फ बेचारे ये पॉलिटिशियन है? आप उनको मतलब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सोर्स ऑफ पावर हो, तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना, इनका काम होता है सोसाइटी की सारी गालियों को एब्जॉर्व करना बिना किसी पावर के। शैडो इकोनॉमी है आपके देश की, वो चाहे किसी भी ग्राउंड पे हो, वो मेन इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है। ऐसा नहीं पाकिस्तान में गरीब लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बड़े वेल ऑफ लोग रहते हैं। और पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप बड़े सिटी का देखें तो आपको लगता है ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास की चीज है, मगर स्टेट गरीब है। पीपुल आर रिच, आई मीन नॉट ऑल द पीपल, बट जो आपका एक तबका है रिच क्लास जिसको आप कहते हैं, वो तो बड़ा वेल ऑफ है, उसके बाद सारे दुनिया के पैसे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो अस्थिरता आई है, बांग्लादेश के अंदर जो फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, और उस सब के बाद जो एक ग्लोबल रेपुटेशन गई है बांग्लादेश की, जिस तरीके बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स दुनिया भर में चीज़ें करते फिर रहे हैं, उसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टर का भी जो है वो मोह भंग हुआ है बांग्लादेश से। और जो एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश का, हम सब जानते हैं, ख़ास तौर पर कपड़े के मामले में जो है वो बहुत ऊपर माना जाता है। इसका यूरोप की मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में बहुत तगड़ा कब्जा है, इंडिया की मार्केट में भी बीडी कपड़ा तो बहुत उनका तगड़ा कब्जा है। अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंडिया को ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, इंडिया को अब मिलने लगे हैं धड़ाधड़ ऑर्डर्स। और अगर इसको हम बात करें तो प्रति महीना, ये कई सारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, प्रति महीना 3-3 हज़ार करोड़ तक का फ़ायदा भारत को होगा। प्रति महीना 3-3 हज़ार करोड़ का। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में दुनिया का जो है बांग्लादेश से पूरा मोह भंग हो गया। अब इस अपॉर्चुनिटी को चाइना भी ग्रैब करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसके यहाँ से भी इसी तरीके से इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी हो रही तकलीफ। इंडिया पहली पसंद मानी है, क्योंकि अगर चाइना से ही लेना होता तो चाइना का तो पहले भी ऑप्शन था, चाइना को तो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाना जाता है। इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड देश नहीं है, कोई इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, चाइना है। तो पहले भी बांग्लादेश को प्रेफर करते थे फॉरेन इन्वेस्टर, खासतौर पर वेस्ट वाले, कि भाई बांग्लादेश से कपड़ा ले लो, चाइना से ना लो। अब वो जो ऑप्शन है, चाइना से बेहतर ऑल्टरनेटिव दुनिया को भारत नज़र आ रहा है। तभी जो है भारत के अंदर अब ज़बरदस्त तरीके से भारत की जो टेक्सटाइल मिल की इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनका स्टॉक मार्केट जो है वो, उसका स्टॉक प्राइस जो है वो हवा में बातें कर रहा है, अचानक से बढ़ रहा है। उनमें जो है अब लेबर की जो है वो वैकेंसी खाली होगी, उसमें जो है जो ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, हर तरह की जॉब्स का जो है वो
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलेगी और रोज़गार बढ़ेगा, इंडिया में जो है और तरक्की आएगी। ये सब चीज़ें जो हैं बांग्लादेश के नुकसान से भारत को फ़ायदा हो रहा है।